बच्चों आओ देखते हैं एनसीईआरटी नीट एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, ठीक है। एक एक करके जरा वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे हम हेलो एल्केन चैप्टर के। आओ, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड इज। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये जो आपको अल्कोहल दिए गए हैं, इन अल्कोहल में हेलोजन एसिड के साथ अगर इनकी रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, आइए देखते हैं। हेलोजन एसिड के साथ मतलब HX के साथ रिएक्शन कराना है। हेलोजन एसिड में कुछ भी हो सकता है, X का वैल्यू, ठीक। तो भाई ये है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, ये है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल, ये है आपके पास टर्शरी अल्कोहल। HX के साथ जब अल्कोहल की रिएक्शन होगी, अल्कोहल की रिएक्शन जब भी HX के साथ होती है बच्चों, तो क्या होता है इसमें, हमेशा हमेशा एक कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक। कार्बोकेटाइन आयनिक रिएक्शन होती है। तो कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा बच्चों, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं। इसमें बताओ 3 डिग्री बन रहा है कार्बोकेटाइन, इसमें बन रहा है बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसमें बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे हम आंसर यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमेशा हमेशा ये तीसरा आपका थर्ड जो है ये सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, उसके बाद सेकेंड और उसके बाद फर्स्ट, ठीक है। तो CBA सेकेंड हो जाएगा आंसर। नीट के अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है भाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल यील्ड द कोरिस्पॉन्डिंग एल्किल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। ये भी वही रिएक्शन है, कंसनट्रेटेड HCl मतलब HX के साथ ही रिएक्शन की बात कर रहा है। तो सबसे जल्दी कौन रिएक्शन देगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा है, कौन देगा रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे, जल्दी की बात नहीं कर रहा, रूम टेम्परेचर पे कह रहा है कौन रिएक्शन देगा। रूम टेम्परेचर पे वही रिएक्शन देगा जो रिएक्शन जल्दी देगा, ठीक है, जिसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। फिर से आप देखिए यहाँ पे बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ बनेगा बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और यहाँ बनेगा 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तुरंत रिएक्शन देगा, रेडिली रिएक्शन देगा, रूम टेम्परेचर पे देगा, किसी कैटलिस्ट या फिर टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आइडेंटिफाई करना है आपको, ये जो Y बन रहा है इसको क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आप देख रहे हो ये पहला स्टेप जो है ये है बच्चों डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन मतलब डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, डाइएजोटाइजेशन। और डाइएजोटाइजेशन में जब भी आप CO2Cl2 देते हो तो हमेशा हमेशा क्या बनता है, क्यूप्रस क्लोराइड जब भी दिया जाता है तो सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों, सैंडमेयर। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हमेशा हमेशा डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बनता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। सैंडमेयर रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। टॉल्वीन रिएक्ट्स विथ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड। द रिएक्शन इज। टॉल्वीन की रिएक्शन, टॉल्वीन या फिर बेंजीन और इसके डेरिवेटिव की रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। FeCl3 के साथ अगर रिएक्शन हो रही है, हेलोजन, हेलोजन दिया जा रहा है इसमें, हेलोजन है आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। और इलेक्ट्रोफिलिक जब भी रिएक्शन होगी बच्चों तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट इसमें बोल भी रहा है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ऑर्थो पैरा बनना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है वो है +M, ठीक है। तो +M के अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एक आपका X इधर जाएगा और एक X जाएगा पैरा पे नेक्स्ट प्रोडक्ट में, मतलब मेजर प्रोडक्ट में, यानी हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपसे केवल और केवल मैकेनिज्म पूछा है, प्रोडक्ट नहीं पूछा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। बहुत आसान सी रिएक्शन है, ठीक है। +M के अकॉर्डिंग हमेशा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता ही है, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है बेंजीन और इसके डेरिवेटिव की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जैसा कि रिएक्शन में ही बोल रहा है, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। जैसे आपने पढ़ा है फिंकलस्टीन रिएक्शन, आपने पढ़ा है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन आप देख रहे हो, ये पहली रिएक्शन फिंकलस्टीन हो सकती है, ठीक है भाई। यहाँ पे आप एसीटोन लेते हो जनरली फिंकलस्टीन में, तो भाई
आई जा रहा है, एक्स को रिप्लेस कर रहा है, आप देख लो इस रिएक्शन में, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। दूसरे रिएक्शन में आप देख रहे हो कहीं से हेलोजन एक्सचेंज नहीं हो रहा बल्कि एडिशन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जा रहा है इधर। इधर आप देख रहे हो कि HX की रिएक्शन, जो पहला दूसरा क्वेश्चन अभी आपको मिला था, ZnCl2 के प्रेजेंस में लुकास रिएजेंट भी आप इसको कहते हो, तो क्या होता है भैया, तुरंत रिएक्शन हो जा रही है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ आप देख रहे हो Fe डार्क में है तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट दे रहा है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये हो गई आपकी हेलोजन एक्सचेंज, जो कि फिर से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, फिलहाल हेलोजन एक्सचेंज पूछा है तो पांचवे का पहला हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट आप लोगे, रिएजेंट कौन सा लिया जाएगा इन चारों में से। इस रिएक्शन को पहले ऑब्जर्व करो, रिएक्शन से डरते नहीं एकदम। क्या है रिएक्शन में, आइए देखते हैं। रिएक्शन में बोल रहा है भाई कि एक अल्केन है, अल्केन पे देख रहे हो बेटा, अल्केन पर Cl आ रहा है, H को रिप्लेस करके Cl आ रहा है, H यहाँ से घट रहा है, एक बार यहाँ से घट रहा है, H निकल रहा है और उसकी जगह Cl आ रहा है, यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और अल्केन वैसे भी एडिशन नहीं दे सकता। क्यों एडिशन नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन होना चाहिए, किसके लिए, हमेशा एडिशन प्रोडक्ट देने के लिए। तो यहाँ पे क्या दे रहा है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। अब न्यूक्लियोफिलिक है कि फ्री रेडिकल है, इसको आगे देख लेते हैं हम लोग। तो भाई क्या है, आपने पढ़ा है जब भी यहाँ पे हेलोजन की रिएक्शन सनलाइट के साथ होती है, तो आप जानते हो हेलोजन 4 तरह के, F2, Cl2, Br2 और I2। ठीक है भाई, तो ये 4 होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, अकॉर्डिंग टू NCERT इतना ज़्यादा विगरस रिएक्शन ये देता है कि इससे रिएक्शन आप कराते ही नहीं हो। Cl2 के साथ रिएक्शन देता है तो नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर, और जरा आप ध्यान दो तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर ही बन रहा है, क्लोरीन के प्रेजेंस में नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर बनता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर बन रहा है प्रोडक्ट में। तो आप क्लोरीन ले सकते हो, और क्लोरीन के साथ यहाँ पे आपको सनलाइट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे मैकेनिज्म चलता है, जो कि सनलाइट की ज़रूरत है ही आपको, क्योंकि अल्केन को पैराफिन कहते हैं और पैराफिन जल्दी रिएक्ट नहीं करते बच्चों, इसीलिए हमेशा यूवी या सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी में दो बातें आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, डेंसिटी जब भी पूछता है, डेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट आप कह सकते हो, और सिमेट्री ज़रूर देखें। सिमेट्रिकल जो होते हैं, जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। आप देख रहे हो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होना चाहिए, सिमेट्री भी होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा D का है, और इसमें एक सिमेट्री भी है। ठीक है भाई, तो सबसे ज़्यादा D हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग फिर C, फिर हो जाएगा B, और फिर हो जाएगा आपका A, DCBA, DCBA, यानी आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लगाना है, देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, फिर से बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट देख लीजिए जिसका ज़्यादा, और साइड चेन के इन्वर्सली, साइड चेन के इन्वर्सली। ठीक है, आइए, तो यहाँ आप देख रहे हो टोटल 4 कार्बन है, एक ब्रोमीन है। यहाँ भी देख रहे हो 4 कार्बन है, ब्रोमीन है। यहाँ भी देख रहे हो 4 कार्बन है और एक ब्रोमीन है। ठीक है, तो यहाँ आप कैसे निकालेंगे भाई, मॉलिक्यूलर वेट तो सबका बराबर है। अब आप देख लो साइड चेन से, तो साइड चेन जहाँ ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइड चेन। ठीक है भाई, ये आप देख रहे हो स्ट्रेट चेन है, साइड चेन इसमें ज़्यादा दिख रही है, साइड चेन जितनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा B का, क्योंकि उसमें साइड चेन है ही नहीं। कम है साइड चेन A में, इसलिए फिर हो जाएगा A, और सबसे ज़्यादा है साइड चेन C में, तो साइड चेन जितनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, BAC, B का सबसे ज़्यादा, फिर A और फिर C। ये आप देख रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ लगा हुआ है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, यहाँ डिक्रीजिंग हमने लगाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड विथ एस्टेरिस्क इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का सिंपल सा मतलब होता है कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन वो होगा बच्चों जहाँ पे कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के साथ साथ उससे लगे होंगे चारों अलग ग्रुप। चारों ग्रुप आपको देखना है, चारों ग्रुप जिसमें अलग दिख जाए चारों ग्रुप वही कायरल होगा। ये कायरल हुआ, ये भी कायरल हुआ, चारों ग्रुप अलग हैं, चारों ग्रुप अलग हैं। यहाँ आप देख रहे हो C2H5 CH3 HOH, तो चारों ग्रुप अलग हैं, कायरल हुआ। यहाँ आप देख रहे हो ये दोनों H हैं, H हैं तो ये कायरल नहीं है, एस्टेरिस्क साइन वाला कायरल नहीं है, यानी आंसर आपका हुआ A, B और C सेकेंड। ठीक है, कायरल कार्बन हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनैंशियोमेरिक विद द मॉलिक्यूल ए गिवन बिलो। ठीक है, इसका कौन इनैंशियोमर है? इनैंशियोमर मतलब सिंपल वर्ड आप जानते हो, इनैंशियोमर मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो बनाते हैं। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए। तो भाई मिरर इमेज में आप जानते हो ये जब इसका मिरर इमेज आप बनाओगे तो ये जो H और Br है ये यहीं रहना चाहिए और ये दोनों रिवर्स हो जाने चाहिए, मतलब ये इधर चल जाना चाहिए और ये इधर आ जाना चाहिए। ठीक है, मिरर इमेज के अकॉर्डिंग। ठीक, प्लेन मिरर लगाते हो जब आप तो ऐसा होता है। आइए देखते हैं। तो Br और H अपनी जगह रहने चाहिए, Br और H वहीं पर हैं। Br और H चेंज हो गए तो ये आंसर नहीं हो सकता। Br H चेंज हो गए, Br H चेंज हो गए, तो वही आप देख रहे हो Br और H चेंज नहीं हुआ है इसमें पहले ऑप्शन में, और ये दोनों ही रिवर्स हो गए। प्लेन मिरर लगाने पे रिवर्स हो जा रहा है। देखो जो C2H5 जिधर होना चाहिए उधर CH3 हो गया, और जहाँ CH3 होना चाहिए वहाँ C2H5 हो गया। तो ये हो गया इसका मिरर इमेज, और मिरर इमेज ही आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को ही आपस में हम क्या कहते हैं? कायरल होने के बाद उसको क्या कहते हैं? इनैंशियोमर। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, भाई डाइहैलाइड्स दो तरह के होते हैं मेजरली, एक होता है आपका विसिनल, एक होता है आपका जेमिनल। ठीक है, विसिनल जिसमें अगल बगल के कार्बन पर सेम हेलोजन लगा होता है उसको आप विसिनल कहते हो। एक ऐसा कार्बन जिस पे दो हेलोजन लगा हो सेम हेलोजन तो उसको आप जेमिनल कहते हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं। डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन ये होगा पहला ऑप्शन, तो ये जेमिनल हो गया। क्वेश्चन में विसिनल पूछा है तो आंसर पहला नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं 1,2 डाइक्लोरो इथेन, इथेन है 1 और 2 पे डाइक्लोरो लगाए मतलब अगल बगल सेम हो गया, यानी ये हो सकता है आंसर। इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड में आप जानते हो कि इथाइलिडीन ये कॉमन नेम है, जहाँ पे ऐसे लिखा जाता है वो जेमिनल होता है। इथाइलिडीन क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होगा। एलाइल क्लोराइड क्या होता है? उसमें एलाइलिक पोजीशन होनी चाहिए, एलाइलिक पोजीशन के बाद एलाइलिक पोजीशन पर Cl लगा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी ऑप्शन है फोर्थ भी। लेकिन आपसे पूछा है विसिनल, तो विसिनल आपका सेकंड हो गया। विसिनल कौन सा हो गया? सेकंड। विसिनल मीन्स अगल बगल पे सेम हेलोजन लगे हों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द पोजीशन ऑफ Br इन द कंपाउंड। इस कंपाउंड में Br कहाँ पे लगा है? कैन बी क्लासिफाइड एज, आइए देखते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन को बोला जाता है विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक के जस्ट बगल में होता है एलाइलिक, और एलाइलिक पे लगा है Br, मतलब Br जो है वो एलाइलिक पोजीशन पर है, और एलाइलिक पोजीशन ये है फर्स्ट। तो 12th का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, एलाइलिक पोजीशन पर है। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन with benzene in presence of AlCl3. Which of the following species attack the benzene ring in this reaction? भाई बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे कौन सी स्पीशीज Cl2 जब आप लोगे तो ये अटैक करेगा। भाई रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पे आप जनरली लुईस एसिड कोई भी लेते हो जिससे आपको मिलता है Cl+ और Cl-, Cl+ और Cl-। तो यहाँ से H को सब्स्टिट्यूट करता है, H+ को सब्स्टिट्यूट करता है Cl+। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा इसमें? Cl+। Cl+ जा रहा है जो कि क्लोरोबेंजीन बना रहा है। ठीक है, H को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इथाइलिडीन क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इथाइलिडीन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12-11 में पढ़ा था। इथाइलिडीन, इथाइलिडीन की अगर बात कर रहा है तो भाई कॉमन नेम ये होता है जेमिनल डाइहैलाइड्स का, कॉमन नेम है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ए इन द
फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में ए क्या हो सकता है। आइए, इसमें कुछ जगह आंसर गलत भी दे रहा है, उसको सही कर लेंगे। भाई जब इस पर आप HCl का अटैक कराओगे तो HCl जाके इस पे जुड़ेगा। भाई अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लगना तो है मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ जब भी लगता है तो हमेशा कार्बोकेटाइन बनता है। अब कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंज का अगर है चांस तो रीअरेंज करा दीजिए, प्लस यहाँ बनेगा और प्लस हो जाएगा रीअरेंज, हाइड्राइड शिफ्ट से रीअरेंज हो जाएगा। और जब प्लस यहाँ आ जाएगा तो Cl यहीं पर अटैक करेगा, तो Cl यहाँ पर अटैक करेगा, इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। आंसर फोर्थ ही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो, एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, कोई भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, कुछ भी हो सकता है हैलोजन में, तो ये क्या देगा, SN1 देगा कि SN2। सारे प्राइमरी SN2 देते हैं, टर्शरी SN1 देते हैं। ठीक है, टर्शरी में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने का चांस रहता है तो SN1 देता है। फिलहाल आपसे पूछा है कि प्राइमरी क्या देगा, तो SN2 देगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली, मोस्ट रेडली या मोस्ट इजली कौन देगा। आइए देखते हैं। SN1 रिएक्शन भाई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बनता है, 3 डिग्री ये सब है, तो भाई आपको लीविंग ग्रुप से आंसर निकालना, और आपको पता है लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा होता है I, फिर Br, फिर Cl और फिर F। लीविंग ग्रुप का ऑर्डर हो गया। इसी वजह से एल्किल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव और एल्किल फ्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ, IUPAC नेम आपसे पूछ रहा है तो IUPAC का सबसे पहला रूल यही होता है कि आप लॉन्गेस्ट चेन लेते हो, लॉन्गेस्ट चेन लेके नंबरिंग आपने की तो ये नंबरिंग हो गई। अब भाई ये हो गया आपका 2 पे मिथाइल और 1 पे ब्रोमो, तो पहले B लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो जाएगा आपका आंसर थर्ड। सिंपल सा IUPAC है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। What should be the correct IUPAC name of diethyl bromomethane? डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन, एक कार्बन है, 2 इथाइल ग्रुप इससे लगे हैं और एक लगा है Br और एक H होगा। ठीक है, तो पेरेंट चेन जब भी आप लोग इसमें तो ये 5 कार्बन का जाएगा और 3 पे ब्रोमो मिलेगा, तो 3 ब्रोमो पेंटेन इसका प्रॉपर आंसर होगा। भाई आपको एक कॉमन नेम दे दिया, उसमें कहा इसका IUPAC क्या हो सकता है, तो आपने बना दिया, स्ट्रक्चर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द रिएक्शन ऑफ टॉल्वीन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट गिव्स, तो भाई सनलाइट नहीं है, सनलाइट होती तो फ्री रेडिकल होता, सनलाइट नहीं है, आयरन है, आयरन है भाई मेटल है, तो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और टॉल्वीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देता है, तो मिक्सचर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, आंसर हो जाएगा फोर्थ। ऑर्थो भी मिलेगा और पैरा भी मिलेगा, मतलब थोड़ा पार्ट आपको सेकेंड ऑप्शन भी मिलेगा और थोड़ा पार्ट आपको थर्ड भी मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन 21 में क्या रहा है, क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया यील्ड्स मेनली, भाई क्लोरोमीथेन है आपके पास, क्लोरोमीथेन, एक्सेस ऑफ अमोनिया है, अमोनिया ज़्यादा है आपके पास, या मोनोलिसिस रिएक्शन में आएगा ये क्वेश्चन। तो भाई एक्सेस ऑफ अमोनिया जब भी होता है, एक्सेस ऑफ अमोनिया जब भी होता है तो हमेशा प्राइमरी अमाइन बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन। हाँ, अगर आप इसको एक्सेस में ले लेते तो फिर एक्सेस में आपका सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन भी बन सकता था, उसका भी प्रोपोर्शन मिल सकता था, लेकिन एक्सेस में अमोनिया है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में, तो हमेशा मीथेन अमीन ही बनेगा, प्राइमरी अमाइन ही बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Molecule whose mirror image is non-superimposable over them are known as chiral. Chiral होता है, ठीक है। Which of following molecule is chiral in nature? Chiral मतलब जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जिसके चारों ग्रुप अलग हो। तो भाई स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। पहला बोल रहा है 2 ब्रोमोब्यूटेन, हाँ इसमें ये chiral है तो आंसर तो पहला ही हो गया। 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन में कोई भी कायरल नहीं है, इसके पास 2 H है इसलिए ये कायरल नहीं है और सब जगह H लगा हुआ है, तो ये कायरल नहीं है। 2 ब्रोमोप्रोपेन मतलब प्रोपेन आपने बनाया, 2 पे ब्रोमो लगाया, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 CH3 सेम है तो ये भी कायरल नहीं होगा। फिर 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल, 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन आपने बनाया, 2 पे ब्रोमो लगाया,
और 2 पे ही ऑल लगा दिया। तो यहाँ भी देख रहे हो ये CH3 ये CH3 ग्रुप है, तो ये भी कायरल नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विद एक्वस NaOH फॉलोज। क्या है भाई, आपके पास एक कंपाउंड है, इसमें CH2Br है और एक्वस NaOH दिया गया है। एक्वस हमेशा सब्सटीट्यूशन कराता है बच्चों, याद रखना, एक्वस सब्सटीट्यूशन कराता है। तो भाई Br हटेगा OH आ जाएगा, Br हटेगा OH आ जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, क्या फॉलो कर रहा है ये, तो भाई Br जब निकलेगा तो यहाँ कैटायन बनेगा, और कैटायन क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इस वजह से हमेशा इसको हम कहेंगे SN1। SN1 कहेंगे, सेटजेफ बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि सेटजेफ लगता है हमेशा एलिमिनेशन में, यहाँ सब्सटीट्यूशन हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, Which of the following carbon atom present in the molecule given below are asymmetric? इनमें asymmetric कौन है? asymmetric मतलब कायरल होता है, sp3 होना पड़ेगा, तो ये sp2 है, ये कायरल नहीं हो सकता, ये sp2 है, कायरल नहीं हो सकता। इसमें आप देख रहे हो अलग अलग ग्रुप लगाया, तो B और C दोनों ही कायरल हैं, चारों ही ग्रुप अलग से हैं, अलग ग्रुप से लगे हुए हैं, तो ये कायरल हैं दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस आयन। भाई यहाँ रेसमिक मिक्सचर एक वर्ड यूज किया है, टर्म यूज किया है, तो रेसमिक मिक्सचर हर जगह बनता है वहां पे जहां SN1 के साथ साथ कायरल कार्बन हो, SN1 भी हो और कायरल कार्बन भी हो। आइए चेक कर लेते हैं। ये 2 डिग्री है और इसमें कायरल कार्बन जा रहा है, तो भाई ये हो सकता है कि दे दे आपका रेसमिक मिक्सचर। ये एक 3 डिग्री है, लेकिन आप देख रहे हो कि ये कार्बन कायरल नहीं है, तो ये कभी भी रेसमिक मिक्सचर नहीं देगा, SN1 देगा। भाई ये आपका 1 डिग्री है, तो ये तो आपका SN1 ही नहीं देगा, ये आपका SN2 देगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला, क्योंकि उसी में कायरल जा रहा है और उसी में SN1 भी जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 26 से आगे आने वाले 29 क्वेश्चन तक क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी अगर आपको निकालनी है तो आप हमेशा देखते हो क्या, रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब आप फॉर्मूला पे जाइए, लगाइए, थोड़ा सा आपको आना चाहिए कि भाई NO2 कहाँ लगेगा तो कैसा वर्क करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। NO2 -m है और यहाँ पे NO2 -I है। ठीक है, मेटा पोजीशन पे लगा है तो -I। ठीक, तो सबसे ज़्यादा M डोमिनेट करता है I पर, ये दोनों की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ेगी, -m या -I की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ती है, +m और +I की वजह से रिएक्टिविटी घटती है। ठीक है, तो भैया आप कह सकते हो कि B और C ज़्यादा रिएक्टिव हैं A से, क्योंकि B और C में माइनस की चीज़ें लगी हुई हैं, -m और -I। तो भाई B सबसे ज़्यादा हो जाएगा, B सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका C और फिर हो जाएगा आपका A, यानी हो जाएगा आपका थर्ड आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 29 तक यही है क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। इसमें भी केवल वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, -m के डायरेक्टली, +m के इन्वर्सली। ये आपका +m है और ये +I है। ठीक है, तो क्योंकि +m और +I, प्लस की चीज़ें हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या रेट को स्लो करती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, तो सबसे ज़्यादा A हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा आपका सेकेंड और फिर हो जाएगा बीच में C। तो ACB आपका दिख रहा है फोर्थ में, ACB ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन द क्वेश्चन 26, ठीक है, वही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही पूछ रहा है। तो फिर यहाँ देखते हैं, -m लगा है और यहाँ पर लगे हैं 3 -m। 3 -m लगने से बहुत जल्दी रिएक्शन होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी को बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देंगे, तो सबसे ज़्यादा C, फिर B और फिर A। तो CBA ये दिख रहा है आपको फोर्थ में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग लगा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में भी सेम है क्वेश्चन, ऑप्शन अलग हैं आपके। तो यहाँ पे आपके पास है +m और यहाँ लगे हैं आपके पास 2 +m, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे है तो M एक्टिवली काम कर रहा होगा।
ठीक है। तो प्लस एम और प्लस एम रिएक्टिविटी को कम करेंगे, इसका मतलब रिएक्टिविटी ए की ज़्यादा, फिर बी की और सबसे कम सी की। ए बी और सी, यानी आंसर हो गया आपका थर्ड हो जाएगा आंसर। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट से आप निकाल लीजिए, 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 है, क्लोरीन है 4 है, ब्रोमीन है 4 है, आयोडीन है। तो आयोडीन का वेट सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर ब्यूटेन। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका आइडोब्यूटेन, फिर ब्रोमोब्यूटेन, फिर क्लोरो और फिर ब्यूटेन। पहला ही आंसर हो गया, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग आप लगा दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। फिर से बॉइलिंग पॉइंट पर ही ऑर्डर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट के हिसाब से यहाँ 2 कार्बन के साथ 2 कार्बन और ब्रोमीन है। यहाँ देख रहे हो आप 3 कार्बन और ब्रोमीन है, यहाँ पे 4 कार्बन और ब्रोमीन है, और यहाँ पे बेंजीन यानी 6 कार्बन और ब्रोमीन है। तो भाई जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो भाई क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाना है, सबसे ज़्यादा ब्रोमोबेंजीन, फिर ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोब्यूटेन, फिर प्रोपेन और फिर इथेन। यानी आंसर हो गया आपका 4th। मॉलिक्यूलर वेट्स डायरेक्टली लग गया, सिंपल क्वेश्चन।